चलिए भाई, आरसीसी का तीसरा लेक्चर हम लोग देखते हैं अब। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में जो मैंने बता रखा था आपको कि इंट्रोडक्शन टू फॉलोइंग मेथड्स, और इन तीनों दो ही मेथड्स के नाम हैं। तीन मेथड्स के मैंने नाम पिछले लेक्चर में लिए थे, और तीनों में क्या बेसिक थ्योरेटिकल डिफरेंसेस थे उनको बता रखा था। फिर से याद दिला दूं कि आरसीसी का कंप्लीट लेक्चर समझने के लिए, देखने के लिए, पास होने भर का मटेरियल तो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। लेकिन आप थॉरली आरसीसी को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, या आपने डिप्लोमा का कोई भी सब्जेक्ट नोट्स के साथ कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक चेक करिए। वहां पर आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपना सब्जेक्ट मटेरियल या कई सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। और अदरवाइज आपको पास होने भर का मटेरियल यहीं पर मिल जाएगा। तो बिंदास होने के बाद आप देख लीजिए। अभी देखिए, हो सकता है ये वीडियोज या लेक्चर्स कल को यूट्यूब पे फ्री हों, लेकिन अभी तक ये है प्लान कि अभी पेड है। अगर कल को फ्री होनी होंगी तो आप कंटिन्यू सीरीज देखिएगा, आपको लेक्चर जहाँ तक मिल जाए। फिलहाल के लिए बस सिंपली अगर आपको कंप्लीट देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, सारी डिटेल्स उसमें है। एप्लीकेशन कौन सा है, क्या है, कितना है, डाउनलोड करिए, चेक करिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको उस पर। बाकी इसके लिए सेपरेट वीडियो भी मैं बना के बता दूंगा कि क्या प्रोसीजर है, ठीक है। अभी का क्या सिस्टम समझिए। लास्ट क्लास में जब मैंने आप लोगों से बात किया था तो ये बताया था कि तीन मेथड से वर्किंग स्ट्रेस था, अल्टीमेट लोड था, और तीसरा एलएसएम यानी लिमिट स्टेट मेथड था। और इन तीनों मेथड्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या थे उस पर बात हमने ऑलरेडी कर रखा था। तो अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा। आज हम लोग, अब देखिए, ये मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यानी वर्किंग स्ट्रेस जो मेथड है उसमें डेफिनेशन और बेसिक एजम्पशंस क्या क्या है। इसी तरह लिमिट स्टेट मेथड में डेफिनेशन और बेसिक एजम्पशंस क्या क्या है। और फिर है कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ सिंगली डबली एंड टी बीम एनालिसिस बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये इसका मेथड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखिए, ये आपके सेकंड चैप्टर का सिलेबस उठाइएगा। सिलेबस समझ रहे हैं ना। आपको सिलेबस पहले अपना देखना सीखिए, और सिलेबस को किताबें अलग अलग प्रकाशन वाले लोग लिखते हैं, अलग अलग लेखक लिखते हैं, उनमें बातों में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप अपना सिलेबस उठाइए और देखिए बीटी यूपी बोर्ड में जो सिलेबस है उसमें आरसीसी में जैसे पहला चैप्टर मैंने बताया एक ही लेक्चर में कंप्लीट, तो दूसरा लेक्चर जो आपका कंप्लीटली होगा वो कैसे होगा, कितना होगा, और उसमें टॉपिक कौन कौन से, वो सारी बातें इसमें है। बिना सिलेबस देखे जो लोग इधर उधर भागते हैं वो फिर कंप्लीट काम उनका नहीं हो पाता। तो इन टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें पहला टॉपिक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसका डेफिनेशन और बेसिक एजम्पशन, और इसके बारे में थोड़ी सी बात, इसके पीछे की जो अवधारणा थी यानी कॉन्सेप्ट था, वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। लेक्चर हमेशा क्रम से, खासकर आरसीसी क्रम से देखिए। आरसीसी बिना क्रम से रैंडम बीच में कूद के समझ में नहीं आता, ये चीज जान लीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जब देखिए कोई भी मेथड डिजाइन का बनाया गया, डिजाइन के किसी मेथड का मतलब हुआ कि इस तरीके का प्रयोग करके हम लोग किसी बीम, कॉलम, स्लैब, रिटेनिंग वॉल, इन सब का कितना साइज रखा जाए, कितना रेनफोर्समेंट किया जाए, ये सारी चीजें जब सीखते हैं तो उसके लिए एक मेथड है डब्ल्यूएसएम। यूएलएम भी है जो कि अब खत्म करके उसकी जगह पर एलएसएम ला दिया गया, ठीक है ना। अब जब इस पर हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूएसएम पर, तो एक चीज पहले कुछ बेसिक चीजें समझिएगा कि एक शब्द आता है यहाँ पे एजम्पशंस। एजम्पशंस का मतलब देखिए, इसका जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसका डेफिनेशन ये कहेंगे कि डिजाइन की वह विधि जिसमें कार्यकारी प्रतिबलों को आधार माना गया हो। कार्यकारी प्रतिबलों का मतलब, अच्छा एक चीज और हिंदी इंग्लिश वाले लोग समझ लें। लिख भले इंग्लिश में मैं रहा हूं, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में कर रहा हूं। पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हैं, बाकी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी लिखी हुई, लेकिन आप नोट्स खुद से भी चाहे तो बना सकते हैं। तो इंग्लिश वाले लोग भी ध्यान दें, लिखा हूं जैसे भी, लेकिन एक्सप्लेनेशन सबको जैसा चाहिए। देखिए, यहाँ समझने का खेल है। लिखने का तरीका एग्जाम में क्या होगा वो मैं नोट्स में बता दूंगा कि नोट्स में जो लिखा रहेगा वैसे लिखना है, या फिर मैं उसके लिए प्रैक्टिस के लिए लाइव सेशन लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है ना। अभी रिकॉर्डेड सेशन में आप चीजों को समझने पर जोर दीजिए, बजाय इसके कि सर इसको कैसे लिखें, क्या करें, इन पर ध्यान अभी मत देना। अभी आपको बस केवल समझना है, सिंपली समझना है, और बाकी चीजें नोट से मैं करवा दूंगा कि उसमें क्या है कैसे है, ठीक है ना। तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है डेफिनेशन और बेसिक में मैंने बताया कि सबसे पहले चीज ये लिखा जरूर इंग्लिश में, परेशान मत, तो ये सब हिंदी में समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ सिंपल सा, हमने एक एक बीम लिया है। यहाँ पे ये बीम आपको दिख रही होगी अच्छी तरीके से। और बीम में हमेशा ध्यान रखिएगा, बीम की कुल गहराई जो होती है ना, वो कैपिटल डी से जनरली दिखाई जाती है। कुल गहराई का मतलब ये टोटल डेप्थ है बीम का, इसको जनरली किससे दिखाते हैं, कैपिटल डी से, मतलब कुल गहराई, डेप्थ
डी फॉर डेप्थ है। जो लोग नए हैं उनके लिए है, बाकी जो लोग पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो लोग अच्छे तरह समझ रहे होंगे। बीम की चौड़ाई को सामान्यतः बी से दिखाया जाता है। देखिए सिंबल आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप वही सिंबल यूज करिए जो आपका ज्यादातर चलता है, मतलब ज्यादा यूज किया जाता है। उन सिंबल का यूज करने से आसानी रहता है आपको अपनी बुक पढ़ने में, ठीक है ना। बाकी आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो आप जो सिंबल्स अभी देख रहे हैं वो मैं वही यूज करूंगा जो आप फेमिलियर हो जिससे। फेमिलियर का मतलब कि आपको जब आप पढ़ें तो लगे कि हाँ मैंने उसको सुना है। अब ध्यान से समझिएगा जरा आगे आगे की चीजों को जरा। मैंने बोला कि वो बी है और ये डी है, तो एक चीज यहाँ पर जान लीजिएगा, जब भी कोई बीम वगैरह जब मुड़ती है, मैंने लोड लगने पर उसमें सैगिंग मोमेंट आता है, तो वो ऐसे मुड़ती है, ऐसे इस टाइप से ऐसे मुड़ती है, ऐसे मुड़ जाती है पूरा इस टाइप से। तो ये बताइए जब मुड़ती है तो नीचे तनन क्षेत्र में कंक्रीट मजबूत नहीं है, तो नीचे हम लोग लगाते हैं ऐसे छड़े, तो छड़े कुछ अंदर लगाएंगे ना, मतलब कुछ अंदर की एकदम यही चिपका के लगाएंगे नीचे, हल्का सा अंदर दबाव, किसी किसी का छड़ दिखने लगता है तो वो खराब है समझिए। तो इतना इतना जान लीजिए इसको कि कुछ अंदर लगाना पड़ता है, और कुछ अंदर का हिसाब ये है, ध्यान समझिएगा कि ये जो अंदर लगा है ये कवरिंग की गई है। कवरिंग मतलब छड़ को ऐसे ढांका गया है किसी चीज से, कंक्रीट के, तो जो ये ढांकने को कहते हैं कवरिंग। और असल में बीम का जो इफेक्टिव है ना, इफेक्टिव मतलब प्रभावी गहराई, वो छड़ तक ही ली जाती है। प्रभावी गहराई उसकी छड़ तक ही ली जाती है, और उसको हम लोग स्मॉल डी से दिखाते हैं। मतलब बीम की जो प्रभावी गहराई होती है वो यहीं तक होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रभावी मतलब वास्तव में जिस पर काम होता है वो यही है। ये तो केवल कवर करने के लिए नीचे से गहराई दे दी गई है। तो इस वाले ये छड़ के सेंटर तक, छड़ के नीचे या ऊपर तक नहीं, छड़ के सेंटर से लेकर के ऊपरी सिरे तक की गहराई को प्रभावी गहराई कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। और ज्यादातर काम प्रभावी गहराई का ही पड़ता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया स्मॉल डी जो है वो क्या है आपका, स्मॉल डी जो है वो आपका इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है। और जो आपका कैपिटल डी है, कैपिटल डी जो है वो टोटल डेप्थ है, टोटल डेप्थ है। बात समझ में आ रही है। इफेक्टिव डेप्थ और टोटल डेप्थ क्या क्या है आपको हिसाब समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे, इनके एजम्पशंस को वन बाय वन हम लोग समझा जाए। एजम्पशंस का मतलब, लेक्चर सबको क्लियर है, स्पष्ट नहीं तो कम से कम 360 पे देखिएगा इसको। वीडियोस की क्वालिटी जो है वो कम से कम 360 पे रखिए। देखिए मैं बड़ा करके ऐसे छोटे में लिख सकता हूँ, लेकिन फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, कोई छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जब आएगा तो एक बार भरेगा, दो बार भरेगा बोर्ड, फिर उस बहुत छोटे में मैं नहीं समझा सकता हूँ कि इतना बड़ा बोर्ड लेके समझा दिया चीजों को। तो आपको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इंक्रीज करके रखनी पड़ेगी ताकि आप चीजों को बेहतर समझ पाएं। बाकी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया है ऐसा। तो एक तो बीम का जो क्रॉस सेक्शन है उसको समझने के लिए मैंने ये बनाया। क्रॉस सेक्शन में ये जो लाइन जा रही है ना, एक चीज जान लीजिएगा कि ये अगर बीम ऐसे मुड़ी है, ध्यान समझिएगा इस चीज को, ये बीम अगर ऐसे मुड़ी है, पहले समझिए सब लोग इसको, कुछ अवधारणाएं आपकी क्लियर करनी बहुत जरूरी है। ये बीम आपकी अगर ऐसे मुड़ी है, सपोज करिए ये बीम है आपकी, ये बीम आपकी है, तो ये जो लाइन ऐसे जा रही है ना, देखिए ऊपर होता है कंप्रेशन, नीचे होता है टेंशन। तो मैंने क्लियर किया था कि ये जो बीच से लाइन जा रही है जिस पर ना तो कंप्रेशन होता है ना तो टेंशन, इस लाइन को न्यूट्रल न्यूट्रल प्लेन बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस नहीं बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सिस किसको बोलते हैं, इस लाइन को जो इस क्रॉस सेक्शन पर होती है, ये क्रॉस सेक्शन वाली लाइन को न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, ये जो क्रॉस सेक्शन पर है, जैसे कि ये वाली, ये क्रॉस सेक्शन है, इस पर न्यूट्रल एक्सिस है, ये वाली लाइन न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है ना। तो अब एक चीज आपने यहां समझा कि न्यूट्रल एक्सिस क्या है, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले जोन में कंप्रेशन है। कंप्रेशन का मतलब दब रहा है, नीचे वाला छड़ खींच रही है। छड़ी के लेवल पे ये सब है, देखिए नीचे तक नहीं आया, क्योंकि हमें मतलब छड़ तक की गहराई से है, उसके नीचे की गहराई से हमको कोई खास मतलब नहीं है। तो देखिए इस जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका है, इसको समझने के लिए इसमें डेफिनेशन क्या है, जिसमें कार्यकारी प्रतिबलों को आधार माना गया। अब कार्यकारी प्रतिबल क्या थे याद है, सबसे सबसे जरूरी चीज जो होता है
कार्यकारी प्रतिबल जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, जब प्रतिबलों को किसी सुरक्षा गुणांक से भाग दे करके कार्यकारी प्रतिबलों में बदल लिया जाता है, अलाउएबल, परमिसिबल या वर्किंग स्ट्रेसेस में बदल लिया जाता है, तो उनको हम लोग कार्यकारी प्रतिबल कहते हैं। और उनको आधार मान के जो डिजाइन की जाती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की डिजाइन कहते हैं। इसमें समझने वाली बात है कि कुछ एजम्पशंस आई, मान्यताएं। देखिए मान्यताओं का मतलब क्या होता है, मान्यताएं आप सोम में भी पढ़े होंगे। सोम में जब आप पढ़े होंगे तो जब बेंडिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे, एम बाई आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ऐसा कोई इक्वेशन अगर आपने सोम में पढ़ा होगा तो उसमें कुछ मान्यताएं थी। मान्यताएं ये थी कि नमन के पूर्व जो काट समतल थी, नमन के बाद भी वो समतल रहेगी। या फिर और भी एजम्पशंस, यानी उसमें एजम्पशंस एक ये था कि बीम के किसी भी रेशे में विकृति न्यूट्रल एक्सिस से उसकी दूरी के समानुपाती होगी। ये सारी उसमें एजम्पशंस थी। देखिए एजम्पशंस क्या होती हैं पहले ये समझिए। असल में जो नहीं होता है उसको मान लेना ही एजम्पशन कहलाता है। असल में जो चीज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसको वैसा ही मान लेना, एज्यूम करना कहलाता है। एज्यूम का मतलब समझते हैं, समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एक्चुअली बट इट इज एज्यूम टू बी हैपन। मतलब इसको मान लिया जाएगा कि ऐसा होगा, भले ऐसा हो या ऐसा ना हो, लेकिन इसको मान लिया जाएगा कि ऐसा होगा। तो ऐसी चीजों को कहते हैं एजम्पशन। अब एजम्पशन में क्या है कि ऐसा हो सकता है कि प्लेन जो पहले ऐसे बीम थी उसको मोड़ा गया तो उसका प्लेन पहले प्लेन रहा हो, बाद में प्लेन ना भी रहा हो, बट पूरी आरसीसी की या पूरी सोम की बेंडिंग इक्वेशन में प्लेन विल रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। यानी जो नमन के पहले, काट का मतलब समझते हैं, एक जो बीम है ना, बीम की ये सेक्शन है, अगर ये मुड़ती है बीम, पहले ये ऐसे प्लेन था दोनों तरफ, देखिए ये बीम है तो ये दोनों तरफ प्लेन है, मुड़ने के बाद भी तो ये ऐसे प्लेन ही है ना, कि ऐसे जिगजैग हो गया है। अब ये जिगजैग कब हो सकता है, देखिए ये छोटा कहानी नहीं है, इसको समझने के लिए आपको बहुत सारी कहानियां हैं इसमें। जेई लेवल पर अगर होते आप तो मैं बताता आपको कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या। असल में अगर जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो विकृति बढ़ती जाएगी। तो जब कोई फाइबर ऊपर, जाने दीजिए, इस पर मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। बस इतना जान लीजिए कि प्लेन विल रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये एजम्पशन है एक जो चलता आया है हमेशा से, किसमें, बेंडिंग के थ्योरी में, ठीक है ना। दूसरी चीज बोला गया है कि विद इन वर्किंग स्ट्रेसेस, मतलब वर्किंग स्ट्रेस के अंदर, जैसे वर्किंग स्ट्रेस का मतलब होता है कि अगर कंक्रीट M20 ग्रेड की है या M15 ग्रेड की है तो इसमें 15 और सुरक्षा गुणांक 3 से भाग दे करके 5 में बदल लिया गया, तो असल में वो स्ट्रेस 15 झेल सकती थी, लेकिन सुरक्षा गुणांक लगा के उसको 5 कर लिया गया। तो यही 5 क्या है, इसका वर्किंग स्ट्रेस है। यही 5 क्या है, इसका वर्किंग स्ट्रेस है। वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा, जब भी अल्टीमेट स्ट्रेस में किसी सुरक्षा गुणांक से भाग दे करके उसको चेंज कर लिया जाता है, किसमें, वर्किंग स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस में, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, आपका वर्किंग स्ट्रेस। अब यहां पर देखिएगा, विद इन वर्किंग स्ट्रेस मतलब अगर किसी सेक्शन पर लोड 5 तक लग रहा है या वर्किंग स्ट्रेस जितना भी हो उसका वहां तक लग रहा है, तो बोथ द मटेरियल्स आर इलास्टिक, मतलब दोनों ही पदार्थ, बोथ मतलब बोथ कंक्रीट एंड स्टील आर इलास्टिक। मतलब सिंपल ये कहना चाहता है कि अगर कंक्रीट और कंक्रीट और स्टील दो दोनों अंदर पड़े हुए हैं, उन पर जब लोड लगेगा और वो लोड इतना ही लगे कि वो इलास्टिक लिमिट तक पहुंचे हो। असल में कोई भी पदार्थ हमेशा इलास्टिक लिमिट पे नहीं रहता है। क्यों, समझिएगा जरा यहाँ पे, जरा चीजों को ध्यान से। कोई भी पदार्थ हो वो हमेशा इलास्टिक लिमिट में नहीं रहता, वो एक टाइम के बाद प्लास्टिक जोन में पहुंचता है। कैसे, चलिए देखते हैं चीजों को हम लोग, सिंपल सा समझिएगा तरीका। ये आपने देखा था कि माइल्ड स्टील के कर्व पे, कि जब कर्व ऐसे जा रहा था ऐसे, तो ये इलास्टिक लिमिट को फॉलो कर रहा था, एल्ड पॉइंट तक फॉलो किया है लगभग, या फिर यूं कह ले प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक। उसके बाद ये कर्व ऐसे ऐसे होके ऐसे चला गया, तो इस यहां तक तो वो इल्ड इलास्टिक लिमिट को फॉलो किया, लेकिन इस जोन में वो प्लास्टिक, प्लास्टिक का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को अगर आप हल्का से खींचेंगे तो एक लिमिट तक छोड़ने पर वो वापस अपने शेप में आ जाएगा, वही उसकी इलास्टिक लिमिट होती है। अगर उससे ज्यादा खींच दिए तो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। परमानेंटली डिफॉर्म होने का मतलब स्थायी रूप से उसमें विरूपण या विकृति आ जाएगी, इसको कहते हैं हम लोग कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाना। तो ऐसे ऐसे केसेस में ये कहा गया
कि विद इन वर्किंग स्ट्रेसेस, मतलब वर्किंग स्ट्रेस के अंदर अंदर दोनों मटेरियल क्या है, इलास्टिक है। ये एग्जाम में लिखने के लिए बहुत कम आता है, लेकिन कई बार आ गया है 5 नंबर में, कि जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जो एजम्पशन है उसको समझाइए। एजम्पशन में पहली लाइन क्या होगी, नमन के पहले जो काट समतल थी, नमन के बाद भी समतल रहेगी, पहला लाइन है। समझ में आ गया होगा क्या? विद इन वर्किंग स्ट्रेस बोथ द मटेरियल आर इलास्टिक, मतलब जो वर्किंग स्ट्रेस है, वर्किंग का मतलब कार्यकारी प्रतिबल के अंदर अंदर स्टील और कंक्रीट दोनों ही प्रत्यास्थ होंगे, मतलब इलास्टिक होंगे। उसके ऊपर क्या करेंगे वो देखा जाएगा कि अगर प्रतिबलों का मान वर्किंग स्ट्रेस से ज्यादा किया जाए तो हो सकता है कि वो इलास्टिक ना हो के प्लास्टिक बिहेव करे, लेकिन इतना क्लियर है कि उस लिमिट तक वो इलास्टिक बिहेव करेंगे। आगे कह रहा है कि रिलेशन सिग्मा ई इज लीनियर, सही बात है। इलास्टिक लिमिट के जब अंदर है तो जो सिग्मा यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप है वो क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। ये भी सही है, मतलब जब जब दोनों मटेरियल इलास्टिक लिमिट इलास्टिक ही रहेंगे तो किसके किसके अंदर, वर्किंग स्ट्रेस के अंदर, तो इलास्टिक तक तो ये बिहेवियर जो इनका हो वो कैसा होता है, लीनियर रहता है। बात समझ रहे हैं, ये भी एजम्पशन है। अब दूसरा कह रहा है आपका कि टेंसाइल स्ट्रेसेस विल बी टेकन बाय स्टील ओनली। ये कहानी दोनों में कॉमन है, लिमिट स्टेट में भी ये स्टेटमेंट रहेगा, ये स्टेटमेंट लिमिट स्टेट में ये रहे, अब छोड़ दीजिए उसमें क्या, ये लिमिट स्टेट और ये दोनों लिमिट स्टेट में है, ये दोनों केवल वर्किंग स्ट्रेस के लिए। जैसे देखिए लिमिट स्टेट में आएगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे सेपरेटली। अभी वर्किंग स्ट्रेस की बात करते हैं, कुछ चीजें कॉमन रहेंगी जो दोनों में, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेसेस विल बी टेकन बाय स्टील ओनली। मतलब देखिए न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या है, कंप्रेशन जोन है। कंप्रेशन जोन मतलब जहां केवल लोड कंप्रेशन में आ रहा है, मतलब चीजें दब रही हैं। तो इस केस में ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन आ रहा है। ऊपर का कंप्रेशन कौन सहन करेगा, कंक्रीट सहन करेगी। ऊपर का कंप्रेशन कौन सहन करेगा, कंक्रीट सहन करेगी। नीचे का टेंशन कौन लेगा, तो कहेंगे नीचे भी तो कंक्रीट है, हाँ थोड़ी कमजोर है लेकिन कुछ तो लेगी। लेकिन माना गया कि नहीं लेगी, लेकिन मान क्या लिया गया, कोड ने या आरसीसी बनाने वाले जो हमारे विशेषज्ञ थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भले ही थोड़ा बहुत ले सकती, 1/10 ले सकती है वो, लेकिन आपको मान लेना है कि नीचे की कंक्रीट कोई भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेगी, ऐसा उन्होंने मान लिया। तो बोला गया कि टेंसाइल स्ट्रेसेस विल बी टेकन बाय स्टील ओनली, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्टील के द्वारा लिया जाएगा। बॉन्ड इज परफेक्ट, बॉन्ड के बारे में तो मैंने बहुत ही बखान किया था, बॉन्ड के बारे में मैंने बहुत ही बखान किया था कि इफ बॉन्ड इज नॉट परफेक्ट बिटवीन द मटेरियल्स द स्ट्रेस इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफर बिटवीन ईच अदर। मतलब अगर दो पदार्थों के बीच में बॉन्ड परफेक्ट नहीं है तो उनके बीच प्रतिबलों का स्थानांतरण तो संभव नहीं। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है ना। तो बॉन्ड शुड बी परफेक्ट, ये भी एक assumption है। नो इनिशियल स्ट्रेस, कह रहा कि शुरुआती कोई प्रतिबल नहीं होने चाहिए। मतलब स्टील की रॉड को जब कंक्रीट के अंदर डाला जाए तो पहले ही से उसमें कोई प्रतिबल ना हो। पहले से का मतलब जैसे कई बार होता क्या है, पहले से प्रतिबल कई बार तो उत्पन्न किए जाते हैं। आरसीसी में ही एक लास्ट का टॉपिक है, जैसे आरसीसी हम 456 2000 में पढ़ते हैं, इसलिए 1343 जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब वो प्री स्ट्रेस का है। प्री स्ट्रेस का मतलब किसी स्टील को कंक्रीट के अंदर बिछाते समय ऑलरेडी उसमें स्ट्रेस होना। तो समटाइम्स स्ट्रेस डेवलप किए जाते हैं, समटाइम्स स्ट्रेस डेवलप नहीं होने चाहिए। तो आरसीसी के कॉन्सेप्ट में कहा गया कि छड़ को ऐसा लगा तो एकदम फ्री रहे, नहीं कि पहले से खींचा है उसमें कंक्रीट भर रहा है, ना ना ना। स्टील शुड बी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस ड्यूरिंग एम्बेडिंग, एम्बेडमेंट के समय, मतलब नो इनिशियल स्ट्रेसेस शुड बी देयर ड्यूरिंग एम्बेडमेंट ऑफ स्टील। ये सारी चीजें तो देखिए आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, कहीं ना कहीं थ्योरी से रिलेट करता है। बट दिस लास्ट वन, मॉडुलर रेशियो एम ES अपॉन EC, ये बहुत ही मतलब जरूरी है आपको समझना है इसको, कि एम आपका क्या होता है, मॉडुलर रेशियो क्या होता है। इसको कह रहा है कि देयर इज अ मॉडुलर रेशियो यानी मापांक अनुपात विच इज एम, और विच इज द रेशियो ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील टू द यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। इसके बारे में बोला गया कि ये जो एम होता है मॉडुलर रेशियो ES अपॉन EC होता है, ये इसका मैथमेटिकल तरीका था, लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ये क्या होता है, चलिए इस पर बात करते हैं कि मॉडुलर रेशियो एम क्या होता है, ठीक है ना। एजम्पशन सारे समझ लेंगे, फिर उसके बाद चीजों को हम लोग समझेंगे। एक चीज आपने जाना है, क्या जाना है
कि यंग मॉडुलस होता क्या है ई। तो आपने कहा था सर ई जो होता है वो होता है प्रतिबल और बटा विकृति, ये आपने हमसे कहा था। हम कहा कैसे था कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, किसी न किसी में डिस्कस किया था कि स्ट्रेस, लेट मी क्लियर, हुक्स लॉ स्टेट दैट हियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यहां से स्ट्रेस आपने जब सिंबल हटाया प्रोपोर्शनलिटी का तो आपने लिखा ई, आई इन टू लिख दिया ई। तो बताइए यहां से ये इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे ई इज इक्वल टू दिस, ई विल बी हियर। तो वही इक्वेशन मैंने ऊपर लिखा है, बात समझ में आ रही ना। मतलब यंग मॉडुलस ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। यहां पर समझिएगा कि ये ई कहता क्या है, ई कहता क्या है समझिएगा। किसी पदार्थ में बहुत ज्यादा प्रतिबल हो जाए थोड़ी सी विकृति पर, हल्का सा विकृत क्या कर दिए, तुम तो बहुत प्रतिबल लगा दिए अंदर से। मतलब एक पदार्थ ऐसा है जिसको आप हल्का सा दबाने का या विकृत करने का प्रयास किए और वो अंदर से बहुत प्रतिबल लगा दिया। मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसमें थोड़ी सी विकृति पर प्रतिबल बहुत ज्यादा आ जाए, यानी a large amount of stress will be generated on small amount of strain। तो उस केस में देख रहे हैं उस पदार्थ का ई बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हम किसी लोहे की चीज को लें और उसको हल्का सा विकृत करें तो अंदर से बहुत प्रतिबल लगेगा, क्योंकि वो बहुत प्रतिबल मतलब वो आसानी से नहीं दबने देगा अपने आप को। मतलब उसको थोड़ा सा विकृत करने के लिए बहुत प्रतिबल चाहिए। और कोई ऐसी भी चीज होती है कि जिसको बहुत ज्यादा विकृत कर दिए हल्का सा प्रतिबल, जैसे स्पंज ले लिए। स्पंज मतलब अरे जो स्पंज होता है जिसकी सीट कवर वगैरह बनाए जाते हैं या सीट बनाई जाती है, सोफा बनाया जाता है, उसको दबाइए हल्का सा, इतना ज्यादा डिफॉर्म हो रहा है, उतना स्ट्रेस नहीं आ रहा है, तो उसका ई काफी कम है। ई किसका ज्यादा होगा, जिसमें कम विकृति पर बहुत प्रतिबल हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो स्टील है, स्टील यानी लोहा वगैरह, इसका ई काफी ज्यादा होता है किससे, स्पंज से। स्पंज से क्यों ज्यादा होता है ये, क्यों, क्योंकि आपने देखा स्पंज हो, लकड़ी हो, एल्युमिनियम हो, इन सबसे ज्यादा स्टील का ई होता है। क्यों, स्टील को थोड़ा सा भी डिफॉर्म करने के लिए, स्टील को थोड़ा सा भी डिफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबल की जरूरत होती है। मतलब ई बहुत कम होता है और प्रतिबल बहुत ज्यादा उत्पन्न कर देता है। यानी आपको भी आइडिया लग गया होगा कि अगर हम यही कंपेयर करें किसका, स्टील का, और दूसरी तरफ रखें किसको, कंक्रीट को, तो आप बताइए दोनों में से किसका ई ज्यादा होगा। आप बताइए कि दोनों में से किसका ई ज्यादा होगा। आसानी से दब कौन सकता है, स्टील या कंक्रीट। देखिए स्टील बहुत मजबूत है, उसको विकृत करेंगे ना वो अंदर से बहुत प्रतिबल, यानी उसका ई बहुत ज्यादा होता है। और आपको जान के पता चलेगा कि स्टील का ई जो होता है वो होता है 2 इंटू 10⁵। स्टील का ही होता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर। 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर ये स्टील का। एक सेकंड, दिखाई दे रहा है क्या, ना नॉट एट ऑल, लेट मी राइट इट समवेयर हियर। मैं बात कर रहा था यहाँ से, इसको समझाते हैं। यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। डायग्राम को क्यों नहीं मिटा रहा हूँ, बिकॉज मुझे उसकी भी जरूरत है। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि अगर इसी तरह से आप कंपेयर करें कि स्टील का जो ईएस है यानी यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, वो काफी ज्यादा है यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के। कंक्रीट का जो ईसी है ना वो काफी कम है स्टील की तुलना में। स्टील का जो यंग मॉडुलस होता है ईएस, उसका वैल्यू होता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर एमएम। ये बात समझ रहे हैं ना। मतलब 2 इंटू 10⁵ क्यों, देखिए इस जैसे आप देखे होंगे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या स्ट्रेस इज इक्वल टू ई आई इंटू ई होता है। तो बताइए जो विकृति होती है वो तो डायमेंशनलेस होता है। विकृति जो होता है, यहाँ जो विकृति ई है वो डायमेंशनलेस है, इसका कोई विमा नहीं होता है। यानी जो प्रतिबल की इकाई होगी वही यंग मॉडुलस की इकाई होगी, जो प्रतिबल की इकाई होगी वही यंग मॉडुलस की इकाई होगी। यानी इससे आपको ये पता चला कि यंग मॉडुलस और ई का इकाई क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि न्यूटन पर स्क्वायर एमएम क्या है, स्टील का ईएस है। इसी तरह जो कंक्रीट का ईएस होता है, देखिए स्टील किसी भी ग्रेड की रहे, लाइक अगर वो Fe 250 की स्टील है, ग्रेड के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, स्टील के ग्रेड के बारे में मैंने पहले ही बात कर ली है। और इसी तरीके से अगर
इसी तरीके से Fe, क्योंकि स्टील के ग्रेड पर कब बात किया था, जब स्टील के बारे में बताया था कि मीडियम कार्बन, हाई कार्बन और कितने टाइप की स्टील होती है, सब पे बात की। तो Fe 250 हो गया। Fe अगर 415 है, Fe अगर 500 है, तो ये सारी स्टील जो है ना, ये सारी की सारी स्टील, सबका ईएस यही होगा, चाहे स्टील किसी भी ग्रेड की हो। स्टील का यंग मॉडुलस उसके ग्रेड पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन कंक्रीट का जो ईसी होता है ना, वो कंक्रीट के ग्रेड पर निर्भर करता है। और एक चीज जान लीजिए कि इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के, यानी एफ सी के कंक्रीट के ग्रेड है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। ये आईएस 456, आईएस 456 2000 के अकॉर्डिंग है, 456 2000 के अकॉर्डिंग है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आईएस 456 2000 के अकॉर्डिंग है। जब 1978 में संशोधन हुआ था, 1978 में 2000 में संशोधन में ये लाया गया। जब संशोधन 1978 में हुआ था, तब ये 5700 यानी 5700 हुआ करता था। सेम इक्वेशन 5700। कहेंगे सर क्या कंक्रीट का यंग मॉडुलस बदल गया? नहीं, लेकिन जो हमारे इंजीनियर्स थे उन्होंने अपनी धारणाएं बदल दी, उनका प्रयोगों पर अलग से बाद में प्रयोग हुए और उन्होंने ये रिजल्ट को बाद में ज्यादा सेटिस्फाई माना। बात समझ में आ रही ना? तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे स्टील का अलग है जो कि फिक्स है, कंक्रीट का जो है वो फिक्स नहीं है। बात समझ में आ रही ना? तो इसीलिए अच्छा एक बात कहिए, आपने ये बताया कि अच्छा कौन मजबूत होगा, मतलब जिसका ई ज्यादा होगा, क्योंकि वो जल्दी डिफॉर्म नहीं करेगा। जिसका ई ज्यादा होता है ना, उसमें विकृति लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विकृति लाएंगे तो वो स्ट्रेस भी देगा। आप थोड़ा सा विकृति लाएंगे तो ज्यादा स्ट्रेस देगा, और ऐसे पदार्थ को बिल्कुल भी आसान नहीं है डिफॉर्म करना। ऐसे मटेरियल को डिफॉर्म करना बिल्कुल भी इजी नहीं है जो आसानी से डिफॉर्म ना होता हो। बात समझ में आ रही है? जो आसानी से डिफॉर्म ना होता हो उसको डिफॉर्म करना इजी कैसे होगा? वो आसानी से डिफॉर्म हो जाता तो स्ट्रेस कहां से उतना वो जनरेट कर पाता। तो आप एक चीज को समझिएगा यहाँ पे कि अब इन दोनों का तुलना अगर किया जाए कि ईएस और ईसी में कितना गुना है, ईएस इसका कितना गुना। असल में देखिए, हमको विकृत करना है, ठीक है, हम अंदर से स्ट्रेस देंगे, हमारे बगल में कोई और उसको विकृत करना, वो भी स्ट्रेस देगा। सिंपल सी बात है। अब ये अलग की चीज है कि उसको डिफॉर्म करना बहुत मुश्किल था और मुझे डिफॉर्म करना आसान है। लाइक आई एम इजी टू बी डिफॉर्म, और वो आसानी से डिफॉर्म नहीं होगा। तो अगर वो हम सिंपल समझिएगा, अगर हमको डिफॉर्म करने के लिए आपको 1 यूनिट बल की जरूरत है और अगले को डिफॉर्म करने के लिए 18 यूनिट बल की जरूरत है। समझिएगा ध्यान ध्यान से, यहाँ पे अगले को डिफॉर्म करने के लिए 18 यूनिट बल की जरूरत है, हमको डिफॉर्म करने के लिए 1 ही यूनिट में डिफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही कम यंग मॉडुलस है मेरा, ठीक है ना। तो हमारे जैसे कितने व्यक्ति उसके बराबर हुए? तो कहेंगे सर जी आपके जैसे 18 लोग रहेंगे ना तो वो अकेले काफी है। क्यों काफी है? क्योंकि वो अकेला 18 यूनिट फोर्स पर डिफॉर्म हो रहा है और मैं 1 यूनिट पर डिफॉर्म हो जा रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि हमें डिफॉर्म होने के लिए जो फोर्स चाहिए उसके कंपेयर में हमारे जैसे 18 लोग उसके बराबर है। तो ये कॉन्सेप्ट में क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं? मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर हमें ये पता रहे कि कौन जल्दी डिफॉर्म होगा कौन देर से, तो एक दूसरे में हम चीजों को बदल सकते हैं। असल में जब बीम का डिजाइन करते हैं तो हम उसको कंक्रीट और छड़ को अलग अलग नहीं मानते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमने कुछ कंक्रीट बनाई है, उसमें कुछ छड़ें लगाई है, तो जब कंक्रीट और छड़ें आपस में मिलती हैं तो पूरा कंक्रीट हो जाता है। कैसे? क्योंकि छड़ों की जगह पर भी कंक्रीट हम ले आते हैं, हम छड़ों की जगह पर भी कंक्रीट। कैसे उसके जगह पे हम चले गए? क्योंकि उसको हटाएंगे तो हमारे जैसे 18 ले आने पड़ेंगे, तब वो सब्स्टिट्यूट होगा। तब मिला जुला के अश्वनी शर्मा है और एक कोई और है। सपोज करिए मैं अश्वनी शर्मा, यहाँ कोई और है, और हमको सब अश्वनी शर्मा ही करना है। तो हम क्या करेंगे? वैसे वैसे 2 लोग हैं तो 36 तो अश्वनी शर्मा खड़ा कर देंगे, बाकी इधर जो अश्वनी शर्मा है वो तो है ही है 36 तो और अश्वनी शर्मा, क्योंकि वो 2 तो हटा है। तो मतलब हुआ कि जहां पे भी स्टील को हटाना रहेगा और वहां कंक्रीट माननी रहेगी, उस जगह पर स्टील का 18 गुना कंक्रीट लाना पड़ेगा, क्योंकि स्टील मजबूत है और उसका 18 गुना कंक्रीट ला देंगे तो हो जाएगा कि हाँ दोनों बातें क्या है, बराबर है। लेकिन पहले पता तो चले कि कितना गुना कौन है किससे, उसी के लिए बनाया गया क्या? एम। एम क्या होता है?
ES स्टील की मजबूती, EC कंक्रीट की मजबूती, दोनों में अनुपात। जैसे अगर ये इतना है तो ये कितना है, दोनों का अनुपात नहीं। जैसे वो अगर 20 है और हम 2 हैं तो हमारा कितना गुना वो होगा बताइए, 10 गुना। तो इसी तरह अगर कंक्रीट का पता चल जाए और स्टील का पता चल जाए तो दोनों का तुलना करके निकाल सकते हैं कि M जो होता है मॉड्यूलर रेशियो, वो असल में ये बताता है कि ये कितना गुना है, असल में ये बताता है कि ये कितना गुना है। तो M के बारे में आपको समझ में आया होगा कि M ES अपॉन EC होता है और इसको कहते हैं हम लोग मॉड्यूलर रेशियो। ये संबंध बताता है किसका किसका, कंक्रीट और स्टील और कंक्रीट के प्रत्यास्थता मापांकों के बीच संबंध बताता है या अनुपात बताता है। इसकी जरूरत पड़ती है जहां पर कंक्रीट लाना रहेगा, वहां स्टील का एरिया अगर कुछ है उसमें M से गुणा कर देंगे, उतना कंक्रीट ले लो। और अगर उल्टा बदलना है कि अगर कहीं पर कंक्रीट है उसके जगह पर कितना स्टील लाए, तो कंक्रीट को कम करो। कंक्रीट काफी ज्यादा थी और मान लीजिए कंक्रीट 20 है तो कितना स्टील ले, अरे 2 ले लो, स्टील उतना काफी है क्योंकि कंक्रीट ना 20 चाहिए। अगर स्टील ला रहे हो तो 2 ही लाओ, क्यों, क्योंकि स्टील बहुत मजबूत है, 2 ही इनफ है। कंक्रीट 20 भी रह के उतना नहीं कर पा रहा। तो मतलब यहां पर है M इन दोनों के बीच में एक संबंध बताता है, इसलिए इसका एक नाम रखा गया मॉड्यूलर रेशियो, विच इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस। मतलब दोनों जो यंग मॉडुलस हैं उनका रेशियो है M। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि असल में जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उनकी बेसिक धारणाएं क्या है। जिन लोगों को इंतजार है कि सर आप न्यूमेरिकल नहीं लगवा रहे हैं, थ्योरी 3 दिन से बाँचे चले जा रहे हैं, वो भी लंबे लंबे लेक्चर में, आएगा नहीं इतनी जल्दी न्यूमेरिकल। अभी पहले थ्योरी को अच्छे तरीके से समझेंगे, अभी कम से कम 2 लेक्चर लगेगा तब जाके आपका न्यूमेरिकल वाली कैटेगरी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और वो 2 लेक्चर लगने के बाद मैं न्यूमेरिकल यूट्यूब पे ही टच करा दूंगा, चिंता मत करिए। एप्लीकेशन पर क्लासेस हैं लेकिन न्यूमेरिकल एक आध मैं यूट्यूब तक पहुंचा दूंगा आपके, कि आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। जो लोग अपने से पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए मन नहीं खरीदने का, बहुत सस्ता है कोर्स, लेकिन अगर आपका मन नहीं खरीदने का तो यूट्यूब पर हल्का आइडिया ले लीजिए, अपने से पढ़िएगा। नहीं तो बाकी चीजें भाई कहेंगे सर फ्री में पढ़ाओ, तो फ्री का मतलब है कि यूट्यूब पैसा देता नहीं है तो पेट कैसे चलेगा, कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए ना। तो चलिए कोई बात नहीं, और वो भी इतना जेन्युइन रखूंगा कि मैं बार बार कहता हूँ, मैं ध्यान में रख के चीजें करता हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया कि एम क्या है, ये सारा क्या है। एम का एक आसान वैल्यू कोड ने बताया है, कोड ने क्या बताया कि एम को निकालने के लिए बार बार ये करने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि ये तो फिक्स है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एम इज इक्वल टू ES की जगह क्या लिख सकते हैं 2 × 10⁵ अपॉन, क्योंकि इसका वैल्यू तो फिक्स है, बदल तो यही रहा है। अब इसको लिखेंगे आप 5000 और अंडर रूट क्या लिखेंगे FCK। तो असल में M जो है वो केवल किस पर डिपेंड करता है, FCK पे। तो कोड ने इसका आसान तरीका बताया कि 280 बटा 3 सिग्मा CBC कर दीजिए, आपको सीधे M का वैल्यू पता चल जाएगा। 280 बटा 3 सिग्मा CBC, कहेंगे सर आया तो ये था, ये कहां से आ गया। तो FCK की जगह सिग्मा CBC क्या है ये थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन इतना जान लीजिए M की वैल्यू निकालने के लिए 280 बटा 3 सिग्मा CBC ये कोड का रिकमेंडेड फॉर्मूला है, कोड का रिकमेंडेड फॉर्मूला है 280 बटा 3 सिग्मा CBC। अब ये सिग्मा CBC क्या है, क्यों FCK की जगह ये आया, अभी इस पर थोड़ी देर बाद तुरंत बात करने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या, तुरंत ही बात करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपको एजम्पशंस में समझा रहा था, अब मैं एजम्पशंस मिटा रहा हूं, अब मैं बात करूंगा स्ट्रेसेस के बारे में। स्ट्रेसेस क्या है समझिएगा जरा, पहले चीजें बिखरी बिखरी हैं उनको निपटाया जाएगा, तब देखिए पकड़ में चीजें आएंगी थोड़ी थोड़ी। अभी चीजें उतनी पकड़ में नहीं आ रही हैं और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक साथ बंधेगा तब आपको समझ में आएगा कि असल में होता क्या है ये सब। तो चलिए अभी अच्छे तरीके से समझिए चीजों को। देखिए अब जब हम बात करते हैं स्ट्रेसेस की, चलिए भाई बात कर लेते हैं स्ट्रेसेस का। कल हमने आपसे बात किया था कि स्ट्रेस जो बेसिकली होते हैं इंटेंसिटी बेसिस बांटा जाए, तो कुछ स्ट्रेस होते हैं कौन से, अल्टीमेट स्ट्रेस, कुछ होते हैं वर्किंग। और वर्किंग कैसे आए थे बताइए, वर्किंग अगर कोई चीज कुछ ज्यादा पे फेल हो रही है,
उसमें सुरक्षा गुणांक से भाग दिया गया तो वर्किंग स्ट्रेस आ गए, और वर्किंग को ही हमने अलाउएबल या परमिसिबल स्ट्रेस भी कहा था। बात समझ में आ रही है ना? तो ये कैसे आया था, आपने किया क्या था, अल्टीमेट डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दिया था, अल्टीमेट डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दिया था, तो उससे वर्किंग स्ट्रेस आपके आ गए थे। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेस के बारे में हमने बात किया था कि एक्चुअल स्ट्रेस क्या होते हैं, वो लोड के साथ जनरेट होते हैं। इस पर लंबी चर्चा कर चुका हूं, बस रिपीट कर दे रहा हूं थोड़ा सा ताकि आप समझ जाएं। एक्चुअल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड बाय एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, ये एक्सटर्नल अप्लाइड लोड से डेवलप होते हैं। जैसे जैसे लोड का वैल्यू बढ़ेगा एक्चुअल स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। फॉर सेफ्टी एक्चुअल स्ट्रेस मस्ट नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ वर्किंग स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस और अलाउएबल स्ट्रेस। इस चीज को समझ लीजिएगा ध्यान से। तो वर्किंग स्ट्रेस के लिए आपने बोला कि अल्टीमेट स्ट्रेस, या फिर आपने बोला फैक्टर ऑफ सेफ्टी से उसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे तब फिर कितना लिया जाए, तो कंक्रीट अगर हम ले लें और यहां पर हम ले लिए स्टील, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कंक्रीट में जो परमिसिबल स्ट्रेस दिखाते हैं ना, वो दिखाते हैं सिग्मा सीबीसी से। मतलब अगर बेंडिंग में हो और ऊपर कंप्रेशन में कंक्रीट हो तो उसमें परमिसिबल इतना होता है, जबकि उसका कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं एफसीके से। तो एफसीके पर वो फेल होता है, लेकिन वो स्ट्रेस नहीं मानते। जैसे आप 60 किलो उठा सकते हैं तो हम 60 आपका थोड़ी मान लेंगे, 3 से डिवाइड करके 20 मानेंगे, या फिर 4 से डिवाइड करके 15। तो इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया गया, बताइए कितना लिया गया, तो लिया गया इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 का। किसमें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में 3 लिया गया। स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया गया, स्टील के लिए जैसे इसका सिग्मा सीबीसी से दिखाए हैं वर्किंग, इसका वर्किंग दिखाते हैं सिग्मा एसटी से। मतलब ये तो जिस पर फेल होता है या इस पर जिस पर ये इल्ड होता है, और डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते हैं हम लोग। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर हमने लिख दिया, इसका भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और दोनों की फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग होती है। जैसे यहाँ सिग्मा सीबीसी करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए एफसीके की जगह ना आपने M15 ग्रेड की कंक्रीट लिया, M15 का मतलब एफसीके 15 हुआ, यहाँ ये 3 होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, 3 लेते हैं जनरली। जब चेंज होगा तो मैं बताऊंगा, एलएसएम में चेंज हो जाएगा। मैंने बोला था कि उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जगह पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है, इस चीज का ध्यान रहे। तो ये जो 3 लिया गया। स्टील में इसी तरह से सिग्मा एसटी, मैंने स्टील में स्ट्रेस एफ5 में चलिए हमने 250 वाली स्टील ली, माइल्ड स्टील, और इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया था 1.78 का। तो इस वजह से ये हो जाता है 140 के नियर अबाउट न्यूटन पर स्क्वायर एमएम, और ये तो आपको 5 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम दिख ही रहा है। बात समझ में आ रही है? ये किस ग्रेड के लिए है, M15 के लिए। अगर यही M20 होता तो ये लगभग 7 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम होता। कहेंगे सर 6.66 होता है, लेकिन कोड बोला है उसको 7 ले लीजिए। इसी तरीके से M25 होता है तो 25/3 करेंगे तो कहेंगे सर 8.33 आएगा, लेकिन कोड बोला है उसको 8.5 ले लीजिए। ये सब कोड की रिकमेंडेशन है फुल लेने का, ये भी 140 ठीक ठीक नहीं आएगा। देखिए 3 ग्रेड की कंक्रीट 15, 20 और 25, 30 लेते हैं तो 30/3 करते और 10 आ जाता। तो ये सारा बात हम लोग कर चुके हैं, का मतलब कुछ ग्रेड के मैंने दिखाया। मेन मतलब है कि सिग्मा सीबीसी क्या है, ये परमिसिबल स्ट्रेस है कंक्रीट में, जबकि सिग्मा एसटी क्या है, वो स्टील में परमिसिबल स्ट्रेस है। ये 250 वाली के लिए था। अगर आप स्टील 415 ग्रेड का लेते 1.78 से डिवाइड करके तो ये 230 के नियर अबाउट होता। इसी तरह अगर आप 500 लेते 1.78 करके तो ये 275 के आसपास होता या 280 के आसपास होता। मतलब ये वैल्यूज क्या शो कर रही हैं, ये वैल्यूज शो कर रही हैं कि आपको स्टील और कंक्रीट में कितना परमिसिबल वैल्यू लेना है। मतलब जो कंक्रीट 15 सह सकती थी आप उसको 5 मानेंगे, जो स्टील 250 पर इल्ड होता था उसको आप 140 मानेंगे। इसी तरीके से इसको ये मानेंगे, इसको ये मानेंगे, इसको ये और इसको ये मानने का तरीका है। ये सब तरीके जो हैं रिकमेंडेड हैं और मानने के तरीके हैं। बात समझ में आ रही ना? इन्हीं को लेकर के काम किया जाएगा। तो अभी जो M जो आप लोगों ने बताया कि जो M होता है 280/3 सिग्मा सीबीसी, तो आपको मैंने बताया था असल में तो M बराबर था
2 इंटू 10⁵ और फिर 5000 अंडर रूट एफ सी के। तो एफ सी के बराबर ये बताइए, जब एफ सी के यहाँ पे सिग्मा सीबीसी है तो एफ सी के बराबर 3 सिग्मा सीबीसी नहीं लिख सकते हैं? एफ सी के बराबर 3 इंटू सिग्मा, वही बताइए, ये एफ सी के है, ये 3 इंटू सिग्मा सीबीसी नहीं लिख सकते हैं? तो एफ सी के की जगह 3 सिग्मा सीबीसी लिख के काट पीट के लाएंगे तो यही आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? ये पूरा आ जाएगा आपका। तो ये कोड सीधे बना के हमको दे दिया कि भैया बार बार कच कच ES अपॉन EC मत करो, क्योंकि दिक्कत करेगा। 280/3 सिग्मा सीबीसी आसान है। जैसे अगर कहें कि कहीं पर कोई कंक्रीट है जिसका ग्रेड M15 है, M15 ग्रेड की कंक्रीट है, तो बताइए m का वैल्यू क्या होगा? तो m का वैल्यू कितना होगा? 280/3, और M15 के लिए यहाँ 15 मत रख दीजिएगा, 5 रखिएगा, क्योंकि M15 ग्रेड है, यानी FCK की वैल्यू 15 है, यहाँ 5 रखेंगे, 5 3 15 डिवाइड करेंगे 18 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब तो इसको 18 ले लेते हैं। इसी तरह अगर कंक्रीट का ग्रेड जो है वो अगर M20 है तो 20 के लिए 280/3 और 20 के लिए 7 होता है सिग्मा सीबीसी का वैल्यू, तो ये लगभग सॉल्व करेंगे तो 13.33 आएगा। मतलब m का वैल्यू ग्रेड पर डिपेंड करता है। किसके ग्रेड पर? कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर होंगी। और अगर आज में ये सब समझ में आया कि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कहानियां क्या है, एजम्पशंस क्या क्या है, तो देखिए आज का लेक्चर, ये लेक्चर सारे इंटरकनेक्टेड हैं। कोई भी एक लेक्चर बीच से उठा के चौथा लेक्चर पढ़ना शुरू कर दिए, नहीं समझ में आएगा। इसके पीछे का पढ़ना जरूरी है। अब आज वाला पढ़े रहेंगे तभी आपको कल वाला समझ में आएगा। तो इस वीडियो को देखिए, मैं यहां तक निकाल के देख लिया कि समझा दिया कि स्ट्रेसेस क्या है और ये सब सारी चीजें क्या है। कल का लेक्चर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो अगला लेक्चर आपका होगा वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ध्यान से सभी लोग उस लेक्चर को देखें, समझें। और कंप्लीट कोर्स के लिए अगेन मैं बार बार बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।